स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 9 क्लास का मैथ एक्सरसाइज 6.2 का बेसिक आज देखेंगे और कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। 6 क्वेश्चन है तो कम से कम 2 क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे बेसिक समझाते हुए। उसके बाद बाकी क्वेश्चन बचेगा उसको अगले पार्ट में देखेंगे, या अगर जल्दी हो जाए तो पूरा कंप्लीट करा देंगे एक्सरसाइज में। ठीक है, हाँ तो 6.1 तक कंप्लीट है पूरा। अगर वीडियो ना देखा हो प्ले लिस्ट में जाइएगा, देखना चाहते हो एक लाइन से एकदम मिलेगा। 1.1, 1.2, 1.3 एक लाइन से पूरा आवर पढ़ा रहे हैं, इसलिए पूरा एक लाइन से वीडियो मिल जाएगा। इधर उधर अभी नहीं करेंगे, अभी भी जो भी पढ़ाएंगे एकदम एक लाइन से पढ़ाएंगे, को नहीं छोड़ेंगे, है ना। क्या कि इधर उधर को कर देते हैं 6 के बस इधर 10 चल जाएंगे या 12 या 15 चल जाएंगे तो गड़बड़ हो जाता है। फिर आप लोग कमेंट परेशान हो जाते हैं कि सर एक्सरसाइज 6.2 नहीं मिल रहा है तो 5.2 नहीं मिल रहा है। जैसे 8 क्लास में करते थे उसमें लगातार नहीं पढ़ाने सके थे, कुछ पढ़ाए थे उसके बाद कुछ लास्ट में पढ़ाए थे, फिर बीच वाला कुछ सिलेबस के हिसाब से पढ़ रहे थे। अब सिलेबस में तो वैसे नहीं होता है, कुछ नंबर वाला से कुछ रहता है, अरिथमेटिक से कुछ रहता है, कुछ रहता है ये ज्योमेट्री से कुछ रहता है क्षेत्रमिति से पढ़ना, तो उसके हिसाब से पढ़ाए थे। लेकिन अब और वैसा कुछ नहीं करेंगे क्योंकि अभी तक स्कूल खुल ही नहीं रहा है, तो कुछ एग्ज़ाम तो होने को नहीं है, इसलिए एक लाइन से पूरा पढ़ाते चलिए, है ना। ऐसे भी कुछ एग्ज़ाम होगा तो उस एग्ज़ाम होने से पहले हम पूरा कंप्लीट करा देंगे। फाइनल एग्ज़ाम तक नहीं जाएगा, फर्स्ट एग्ज़ाम होगा वहाँ तक, फर्स्ट एग्ज़ाम तक ही पूरा मैथ साइंस ख़त्म करा देंगे, इतना कोशिश करेंगे। मतलब 1-2 महीना में कोशिश करेंगे। अगर आप लोग का साथ रहा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो जल्दी से जल्दी खत्म कर देंगे। उसके बाद आप रिवीजन करते रहिएगा सिलेबस के हिसाब से, जो सिलेबस आपको पढ़ना रहेगा। लेकिन अभी पूरा पढ़ते चलिए, है ना। सिलेबस का चक्कर में रहिएगा तो फिर ये होगा। अभी तो एग्ज़ाम भी नहीं हो रहा है, बिन एग्ज़ाम लिख ले पास हो जा रहा है आदमी। तो अब कहिएगा एग्ज़ाम नहीं हो रहा करके पढ़ना ही छोड़ दीजिएगा, तो एग्ज़ाम अभी पास होइएगा। 9 क्लास, 10 क्लास, 12 क्लास, मैट्रिक, इंटर इतना ही ना पास हो सकते। उसके बाद ज़िंदगी का एग्ज़ाम में आप क्या करिएगा। तो अभी स्कूल का एग्ज़ाम से टेंशन नहीं लेना है, स्कूल का एग्ज़ाम का चक्कर में मत रहिए। स्कूल में एग्ज़ाम हो या ना हो, खुद को ऐसा तैयार कीजिए ताकि ज़िंदगी का जो इम्तिहान है वो हर इम्तिहान में आप आगे आ सके और लाइफ में कुछ बेहतर कर सके। ठीक है, तो उस नियत से पढ़िए। इसलिए शुरू से पूरा पढ़ा रहे हैं, सिलेबस कट गया या ऐसा हुआ उससे मतलब नहीं हमको, हम पूरा पढ़ा रहे हैं। जो भी है इस क्लास में है, जितना पढ़ना है या बाकी क्लास में भी जितना है सबको पढ़ा रहे हैं, पूरा चैप्टर, पूरा एक भी चीज़ नहीं छोड़ रहे हैं, है ना। तो पूरा आप पढ़िए। उसके बाद फिर जब एग्ज़ाम की लिखना हो तो एग्ज़ाम लिखने से पहले जो 1 महीना 1.5 महीना पढ़ा जाता है तो उस समय खाली उसी को पढ़िए जो एग्ज़ाम में आएगा, तो एग्ज़ाम का तैयारी अच्छा होगा। लेकिन अभी पूरा समय, अभी हर चीज़ को पढ़िए। ये सोच के मत पढ़िए कि एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम में तो कोनो बिना एग्ज़ामों का पास हो गया जैसे इस बार, हो सकता है अगले बार भी हो जाए। तो ये चीज़ सोचना नहीं कि एग्ज़ाम देना, नहीं तो फिर पढ़ नहीं सकेगा। ये स्कूल या कॉलेज का एग्ज़ाम नहीं, हमको अपना लाइफ का एग्ज़ाम, अपना ज़िंदगी का इम्तिहान पास करना है। इस नियत से पढ़िए और मेहनत करिए, एग्ज़ाम हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं। ठीक, तो चलिए आज स्टार्ट कर रहे हैं 6.2। तो 6.2 का पहला बेसिक चीज़ देख लेते पहले, है ना। तो ये इसमें पढ़ना क्या है उसका थोड़ा सा देखते हैं। हेडिंग क्या लिखा हुआ है ना बाबू, समांतर रेखा। हाँ, समांतर रेखा है, समांतर रेखा तो समझ में आता ही होगा क्या होता है। पैरेलल लाइन इंग्लिश में कहते हैं, पैरेलल लाइन, है ना। बहुत बार समझा चुके हैं समांतर लाइन क्या है। तो समांतर लाइन एक बार फिर से समझ लेते हैं। दो ऐसा लाइन जो कि जिसको कितनों लंबा आगे ले जाए या पीछे कितनों लंबा ले आए, तो आपस में जो दूरी है वो दूरी हमेशा इक्वल रहेगा, तो उसको पैरेलल लाइन कहते हैं। जैसे एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, थोड़ा मोड़ा तिरछा उर्छा दिख रहा होगा, घबराना नहीं है, मान के चलना है। हम सीधा खींचे हैं, है ना। अब टेढ़ा हो जाए तो हम क्या करें, तो सीधा है। इसको इधर कितनों बढ़ावे, इसको भी इधर कितनों बढ़ाए, इसको भी कितनों उधर आगे ले जाए, इसको कितनों ले जाए, आपस में ये कभी भी टच नहीं करेगा। यहाँ का दूरी हमेशा रहेगा सेम। 5 मीटर है तो यहाँ पे 5 रहेगा, यहाँ पे 5 रहेगा, तो इसी को कहते हैं पैरेलल लाइन। ठीक है, और हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाएगा। कहीं पे भी ऐसा सीधा लाइन खड़ा कर देंगे, सीधा लाइन, तो 90 डिग्री बनेगा, सीधा लाइन 90 डिग्री, है ना। तो यह है पैरेलल लाइन, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 लाइन जिसके बीच की दूरी हमेशा इक्वल रहता है वही समांतर लाइन है। इसी समांतर लाइन में कुछ चीज़ पढ़ाना है इसी समांतर लाइन से रिलेटेड। ठीक है, तो ये समांतर लाइन में क्या यहाँ पे पढ़ना उसको समझते हैं। समांतर लाइन तो समझ में आ गया होगा। समांतर लाइन में एक तिर्यक लाइन अगर हम गिरा दें, इसमें एक तिर्यक लाइन इसमें डाल दे जो कि दोनों समांतर लाइन को प्रतिच्छेद करे, तो इससे जो एंगल सब बन रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंगल बन रहा है। जैसे अगर लिखना चाहे तो 1 2 3
4 5 6 7 8, 8 गो एंगल बन रहा है। 2 गो पैरेलल लाइन है ये दोनों, इसमें एक लाइन और ऊपर से एक तिरछा लाइन या सीधा लाइन भी अगर गिरा दे, इसमें एक और लाइन इसमें प्रतिच्छेद करा दे, तो इस प्रतिच्छेदी रेखा जो है ये समांतर रेखाओं से मिल करके 4 गो एंगल बना रहा है। 1 2 3 4 गो ऊपर और यहाँ 4 गो, तो 4 दूनी 8 गो एंगल बन रहा है। और यही सब एंगल का, यही सब कोणों का रिलेशन पढ़ना है इस एक्सरसाइज में। ये सब जो कोण बन रहा है वो कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, क्या है, कैसे है, वही सबको पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ नाम याद रखिएगा। ये जो बन रहा है, ये जो समांतर लाइन दिख रहा है, ये समांतर लाइन, तो इस समांतर लाइन के अंदर जो एंगल रहता है उसको कहते हैं अंतःकोण, अंतःकोण या इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, अंतःकोण है ना। जो अंदर है उसको क्या कहेंगे, अंतःकोण। कौन कौन है देख, 3 4 5 6, 3 4 5 6, ये अंदर का कोण है। तो ये पैरेलल लाइन के अंदर वाला को अंतःकोण यानी इंटीरियर एंगल, अंदर का एंगल। अब उसका उल्टा क्या होगा, ये पैरेलल लाइन से बाहर जो एंगल है उसको कहेंगे बाह्य कोण, बाह्य कोण। बाह्य कोण मतलब एक्सटर्नल एंगल, एक्सटर्नल एंगल। कौन सा एंगल, एक्सटर्नल एंगल। बाहर का कोण देख, बाहर 1 2 है, 1 2, इधर बाहर है 7 8, 7 8। तो बाहर का जो कहा देखिए, यही लाइन में देखना है, ये लाइन जो पैरेलल लाइन है उससे बाहर रहे बाह्य कोण। बाहर ऊपर भी रह सकता है 1 2 और नीचे है 7 8, तो 2 नीचे 2 ऊपर है। बाहर का कोण बाह्य कोण, अंदर का कोण अंतःकोण। कोई दिक्कत नहीं इसमें, अंदर बाहर समझ में आ गया। अंदर रहे तो अंतः, बाहर रहे तो बाह्य कोण। ठीक है, तो ये तो खैर नाम हो गया। और बहुत सारा कोण होता है, उसको देखते हैं। ये दोनों एक अलग टाइप का है, अंदर बाहर के हिसाब से, तो अंदर बाहर हो गया इसका। अब इसका मेन नाम देखते हैं, संगत कोण और कब होता है शीर्षाभिमुख कोण, वो सब देखते हैं। ठीक है, अंतःकोण और बाह्य कोण में कोई परेशानी नहीं होगा। हम अब यहाँ से मेन चीज़ समझते हैं और क्या क्या कोण होता है। संगत कोण का उपयोग होगा। संगत कोण किसको कहते हैं, संगत एक जैसा। देखिए संगत कोण, अगर एक का बात करें, एक का, तो एक का संगत यानी इस पैरेलल लाइन से ऊपर है, पैरेलल लाइन से ऊपर है और इधर वाला साइड, इधर वाला साइड, तो इसमें भी इस पैरेलल लाइन से ऊपर और इधर वाला को कहेंगे संगत एंगल। ठीक, तो एक का संगत कोण हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। एक का संगत 1 और 6, यानी एक का संगत हो गया 6, 1 और 6 आपस में संगत कोण है। संगत समझ में आ रहा है ना, संगत माने एक जैसा। तो ये वाला देखिए, इस लाइन का ऊपर में इधर जो है वो, इस लाइन के ऊपर में इधर जो है, ये दोनों एक जैसा है, एक जैसा संगत है, संगत कोण। इसी तरह इधर देखेंगे तो ये देखिए 2 ऊपरे, यहाँ ऊपरे 5, इधर वाला, इधर लेफ्ट साइड में है, लेंगा साइड 2 5, तो ये 2 और 5 भी हो गया, क्या हो गया, संगत कोण है, कोरेस्पोंडिंग एंगल। ठीक, अच्छा ये तो ऊपर का हो गया, ऊपर। अब यहाँ देखिए नीचे, इधर ये 3, तो 3 यानी लाइन से नीचे, इस लाइन से नीचे कौन 8, देखिए 3 का क्या हुआ 8, तो 3 और 8, ये भी तो हो गया संगत कोण, कोरेस्पोंडिंग एंगल। इसी तरह इधर 4, 4 का 7, तो 4 और 7 कोरेस्पोंडिंग एंगल। समझ में आना चाहिए। देखिए ध्यान से, यही से क्वेश्चन बनेगा, यही सबसे है ना। संगत कोण, संगत माने एक जैसा। अगर इस लाइन का ऊपर देखें तो इस लाइन का भी ऊपर में, तो 1 का 6, इधर देखेंगे 2, 2 का 5 होगा, 3 का यानी नीचे लाइन से नीचे आ रहे तो इसका भी लाइन से नीचे 8, इसका 4 लाइन से नीचे, यहाँ लाइन से नीचे 7। ठीक, तो ये सब आपस में संगत कोण है, कोरेस्पोंडिंग एंगल है। और ये जो कोरेस्पोंडिंग एंगल होता है वो हमेशा बराबर होता है। ठीक है, कोरेस्पोंडिंग एंगल, इसमें अब एक पॉइंट याद रखिएगा, बराबर होता है। कोरेस्पोंडिंग लाइन जो है ये सब ये बराबर होता है, बराबर होता है, यहीं पे लिख दे रहे। ठीक, माने 1 और 6 बराबर होगा, 2 और 5 बराबर होगा, 3 और 8 बराबर होगा, 4 और 7 बराबर होगा। कहने का मतलब है, एक अगर दिया है 40 डिग्री, 40 तो नहीं रहेगा, ये रह सकता है 90 से भी ज़्यादा है, माने 100 डिग्री अगर है तो ये वाला भी 100 डिग्री होगा, है ना। तो एक तो दिया हुआ रहेगा तो उससे हम दूसरा निकाल सकते हैं। नीचे वाला अगर 100 है तो इसका नीचे वाला भी 100 होगा। तो संगत कोण हमेशा बराबर होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, ये दोनों, ये सब बराबर होगा।
ठीक। तो इसी बराबर का प्रयोग करेंगे, संगत कोण का प्रयोग करेंगे एंगल फाइंड करने के लिए। एक ठो कहीं का दिया हो रहेगा, बाकी सब हमको अपने से निकालना पड़ेगा। ठीक। तो पहला एंगल याद रखिएगा, संगत कोण को याद रखिएगा। दूसरा देखते हैं एकांतर कोण एंगल, माने अंदर, अंतः माने अंदर, है ना। तो अंदर का बात हो रहा है। देखिए अंदर का एकांतर कोण हो रहा है। एकांतर माने एक का अंतर, एकांतर, एक का अंतर, एकांतर। अल्टरनेट माने एगो छोड़ के, अल्टरनेट मतलब समझ ना, अल्टरनेट डे में क्लास होगा कहते हैं, माने एक दिन आज हुआ कल नहीं हुआ परसों होगा, फिर एक दिन छोड़ के फिर दिन। तो एक दिन छोड़ के जो होता है उसको अल्टरनेट कहते हैं, या हिंदी में एक का अंतर, एक का अंतर माने एक का अंतर है, एक दिन छोड़ के फिर एक दिन, फिर एक दिन छोड़। वैसे नहीं सर, यहाँ पे देखिए एक का अंतर माने एक वक्त छोड़ के देखना है, और अंतः कोण माने अंदर में। तो एक का अंतर देख, ये तीन दिख रहा है, तीन एक का अंतर है, तीन दिख रहा है ना, तीन। तो इसका एकांतर कोण हो जाएगा इसका उल्टा वाला 6। ठीक है, 3 का क्या हो जाएगा 6, ये 4 का क्या हो जाएगा 5। एकांतर माने उल्टा, एक अक्षर छोड़ के होता है वैसे इसका हिंदी। अब यहाँ पे एक अक्षर छोड़ के कहिएगा तो नहीं मिलेगा, ऐसे मिल सकता अगर इसको लिखते ऐसा। तो 3 4 इसको 5 लिखते तो होता, लेकिन 5 इसको 6 लिखे हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं। एकांतर माने तिरछा तिरछी याद रखिएगा। 3 का एकांतर इसका होगा उल्टा वाला, 4 का एकांतर ये होगा 5। ठीक है, उल्टा वाला। तो 3 का 6, एकांतर कोण याद रखिएगा। एक आंतर कोण 3 और 6, 3 और 6 हो गया, 4 का 5, 4 और 5, ये सब एकांतर कोण है। एकांतर कोण अंदर का, एकांतर अंदर का बात किया तो तिरछा तिरछी यहाँ देखना है, 4 का 5, 3 का 6। ठीक है, तिरछा तिरछी। एकांतर अंदर की बात किया, इसलिए अंदर का तिरछा तिरछी देखना है। इसी तरह इसका एक और हो जाएगा एकांतर बाह्य कोण। क्या होगा एकांतर बाह्य कोण, एकांतर बाह्य कोण, एकांतर बाह्य कोण। इसको कहेंगे अल्टरनेट एक्सटर्नल एंगल, एक्सटर्नल एंगल। अल्टरनेट एक्सटर्नल एंगल क्या है, तो जस्ट उसी जैसा बाहर में वैसे होगा, बाहर में उल्टा तिरछा तिरछी। इसका इधर वाला होगा, इसका इधर वाला होगा, माने 1 का 8, 1 का क्या हो जाएगा 1 और 8, एक दूसरे का अल्टरनेट है। 2 और 7 एक दूसरे का अल्टरनेट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 3 तरह का याद रखिएगा, और ये सब बराबर होता है, इक्वल है ना, आपस में बराबर। ये वाला भी बराबर आपस में, है ना, इसीलिए पढ़ रहे हैं यहाँ पे बराबर। तो याद रखिएगा 3 क्रमागत अंतः कोण। कर्मागत अंतः कोण माने अंदर का कोण, कर्मागत माने एक लाइन से, तो 4 का एक लाइन से इधर सीधा सीधा, तो 4 को 6, 4 और 6 हो जाएगा। अरे 3 का 5, 3 और 5। ठीक है, तो इसका प्रयोग उतना नहीं, इसको नहीं ध्यान रखना है। ये 3 चीज़ बराबर होता है आपस में, ये तीनों का प्रयोग होगा। ठीक है, तो इसको बढ़िया से कर लीजिए, यही मेन चीज़ है। इसको समझ में आ गया तो सब क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसको बढ़िया से लिख लीजिएगा। चित्र हमारा तो वहाँ पे गंदा हो गया, तो इसको थोड़ा साफ कर दे रहे हैं, ताकि जो जो लिखे हैं वही लिखिएगा, तब समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि 1 2 3 अंदाजी लगा दीजिएगा और यहाँ लिख दीजिएगा, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। है कि हम जैसा 1 2 3 यहाँ बैठाए हैं उसके हिसाब से बताए हैं, इंटीरियर जो अंतः कोण कौन है, बाहर का कोण कौन है। अब 1 2 3 अंदर लिख दीजिएगा और कहिएगा 1 2 3 बाह्य कोण है कि अंतः कोण है, तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए इसको ध्यान रखिएगा। ये 1 2 माने थे, और फिर अंदर वाला को कितना लिखे थे भुलाए थे, देखिए। अच्छा, अंतः कोण पता चल जाएगा। अंतः कोण 3 6 था, माने इसको 3 माने थे, इसको 6, अरे 4 माने थे, ये 5 था, और बाहर में 7 8 7 8 कैसे जानेंगे। 1 का 7, 1 का 7 है 6, 4 का कितना 7 है, तो 4 का 7 माने इसको 7 माने इसको 8। तो इसी तरह बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। अंदर का कोण को अंतः कोण, बाहर का को बाह्य कोण। संगत कोण माने एक जैसा, 1 6 2 5 3 माने नीचे का बात हो रहा था, यहाँ भी नीचे 4 नीचे का, यहाँ 7 नीचे 7, 4 का 7। तो ये सब कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ये सब आपस में बराबर होता है, बस यही 3 चीज़ में ध्यान रखना है। उसके बाद इसका क्वेश्चन देख लेते हैं।
देखिए क्वेश्चन है आकृति में x और y का मान ज्ञात करना। देखिए x y हमको फाइंड करना है, ठीक है, x y फाइंड करना है और दिखाना है कि ए बी पैरेलल सी डी है, ठीक है। शॉर्ट में क्वेश्चन लिख दे, यही क्वेश्चन है। ये जो आकृति चित्र दिया हुआ है उसमें बोला है कि x और y, x यहाँ दिख रहे हैं, यहाँ y, इस दोनों का वैल्यू फाइंड करना है। ए बी पैरेलल सी डी, ए बी मतलब ए बी और सी डी समांतर है, ये बताना है, ठीक। तो चलिए बताते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे 50 दिया हुआ है और यहाँ पे x निकालना है। ध्यान दीजिएगा, एक बताए थे इससे पहला एक्सरसाइज में, जब भी एक सीधा लाइन हो तो सीधा लाइन का जो टोटल एंगल होता है 180 डिग्री होता है, और इस टोटल एंगल के बीच से अगर एक ठो एंगल पार हो गया तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक टोटल मिला के होगा 180। तो इधर अगर हमको मान के चलिए दिया हुआ है 50, तो ये वाला हम आराम से निकाल सकते हैं यहाँ से यहाँ तक है, क्योंकि सीधा रेखा 180 होता है, यहाँ से यहाँ तक 50 है, तो बाकी जो यहाँ से यहाँ तक है वो 130 होगा, तभी ना 130 और 50 मिलके 180 होगा, टोटल 180 होता है, ठीक है। रैखिक युग्म में पढ़े थे तो यहाँ पर वही रैखिक युग्म में लगा देंगे, x + 50 बराबर लिख देंगे 180। माने ये लाइन जो है सीधा लाइन है, तो यहाँ सीधा लाइन पाने के लिए x से हमको 50 यहाँ तक गुजरना होगा, तो x और 50 दोनों को जोड़ना होगा। तो x और 50 को जोड़ेंगे तो ये सीधा लाइन आएगा, सीधा लाइन माने 180 डिग्री आएगा। क्यों ऐसा लिखे तो यहाँ पे साइड में लिख दीजिएगा रैखिक युग्म है ना, एक रेखा बन रहा है और रेखा हम जानते हैं 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से तो x निकल गया, देख 180 ये जोड़ में है, उधर जाकर हो गया घटाओ, है ना। क्यों उधर कर रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे तो x में 50 ना जुड़ सकता ना घटा सकता है, ये x और 50 अलग अलग चीज़ है, तो एक जैसे को एक साथ कर देते हैं। ये 50 एक संख्या है जो कि उधर भी वो संख्या है, तो उसको इसके जैसे जो लोग हैं उधर भेज दिए, इधर कर दिए, तो प्लस में है तो उधर जाकर माइनस हो जाएगा, साइन बदल जाता है, जो जैसा इधर रहता है उधर जाकर वैसा नहीं, उसका नेचर चेंज हो जाता है। प्लस रहे तो माइनस हो जाता है, माइनस रहे तो प्लस, गुना रहे तो भाग रहे तो गुना, तो ये प्लस था उधर जाकर माइनस हो गया, माइनस कर देते हैं। 180 में 50 तो हमको लगता है 130 बचता है, हाँ 130 बचेगा। तो ये x बोला था फाइंड करने पर निकल गया 130, ठीक। अब यहाँ पे y पे आइए, अब देखिए यहाँ पे ई कैसा कोण है, तो ई वाला कोण भी 6.1 में पढ़े थे, मतलब यहाँ पे जो भी प्रयोग हो रहा है 6.1 वाला से बन गया। ये रैखिक युग्म में भी x का मान निकल गया, 6.1 में पढ़े थे, यहाँ पे भी 6.1 में पढ़े थे, उसी से y का मान निकल रहा है। देखिए कैसे, इस तरह का कोण पढ़े थे, इसको बोले थे ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर। जब भी दो रेखा आपस में प्रतिच्छेद कर रहा है तो इसका शीर्षाभिमुख कोण इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए ना, ये भी तो वैसे कट रहा है, तो ये जो y है 130 के बराबर होगा, इधर वाला इधर के बराबर। तो खैर हमको इधर उधर से तो मतलब ही नहीं, हमको y पूछा है तो डायरेक्ट लिख देंगे y बराबर 130, कोनो दिक्कत नहीं। क्यों ऐसा लिख दिए तो रीजन यहाँ बता देंगे, ये शीर्षाभिमुख है, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होता है, शीर्षाभिमुख है इधर को उधर उल्टा वाला, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, x y दोनों 130 है, ये ले x और y दोनों 130 डिग्री लगा दिए, ठीक। अब एक चीज़ बोला है कि ए बी समांतर है सी डी का, इसको भी दिखाओ। ये जो है दोनों समांतर है, तो समांतर कब कहेंगे बाबू, हैं समांतर कब कहेंगे। तो एक चीज़ देखिए, अभी जो बताएं बेसिक में समांतर का ना सब गुण बताए थे। समांतर में क्या बोले थे कि संगत कोण बराबर होता है, इंटीरियर अंतः कोण यानी इंटीरियर, अरे उल्टा वाला उसको क्या बोले थे, इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर कोण यानी एकांतर कोण, है ना। एकांतर अंतः कोण, अंदर का एकांतर कोण बराबर होता है, उसी तरह बाहर का भी एकांतर कोण बराबर होता है। तीन को चीज़ याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या आया, उससे हम पता करेंगे। ये 130 आया, ये 130, ये 130। तो देखिए जो अभी गुण पढ़े समांतर लाइन का, उसमें से कोई एको गुण पता चला तो कहेंगे हाँ ये दोनों समांतर है। तो देखिए क्या गुण पढ़े थे कि ये जो है ये नीचल का है, ई लाइन के नीचल का, तो ये वाला लाइन के भी नीचल का बराबर होना चाहिए। तो ये 130 आया था, ये भी 130। इसको क्या बोलते हैं, संगत युग्म। तो संगत युग्म बराबर है x, ये 130 130 संगत युग्म बराबर है कि नहीं है। तो संगत एक संगत युग्म बराबर है, यानी x का भी वैल्यू 130 है, 130 है, और यहाँ y का भी वैल्यू 130 है, और y की इधर वाला भी 130 है।
तो खैर इधर वाला कॉमन नहीं नाम दे वाले, तो यहाँ से भी देख सकते हैं ये 130 है तो इसका उल्टा वाला 130 है, ऐसा वाला तिरछा तिरछी कर दिए थे, इधर का उधर, इसको कहे थे एकांतर कोण, है ना। तो एकांतर कोण बराबर है, यहाँ से भी लिख सकते हैं कि y और x, y बराबर x बराबर 130, यानी y भी x भी 130 है, y भी 130 है, और ये दोनों कैसा एकांतर कोण है, कैसा है एकांतर कोण। और एकांतर कोण बराबर है, इसीलिए यह का है AB जो है वो पैरेलल है CD का, क्योंकि पैरेलल यानी समांतर का ही एक गुण पढ़े थे कि उसका एकांतर कोण बराबर होता है। तो एकांतर कोण बराबर हो गया मतलब कि दोनों समांतर लाइन है, ठीक है। या यहाँ से भी देखेंगे तो संगत कोण भी बराबर, ये 130 ये भी 130, तो संगत कोण भी बराबर है, इससे भी पता चल रहा है समांतर है, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है, एगो खाली प्रूफ दे देना है कि हाँ एकांतर कोण का जैसे दे दिए, संगत कोण का भी दे सकते हैं। तो एकांतर कोण माने दोनों बराबर है, एकांतर कोण है, और एकांतर कोण बराबर कहाँ पर रहता है, समांतर लाइन के बीच, तो समांतर लाइन ये दोनों है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं दूसरा प्रश्न, चलिए यहाँ पे आप समझते हैं। देखिए AB बोला है CD का पैरेलल है, इसमें पहले बता दिया समांतर है, ये AB CD का समांतर, ये दोनों समांतर है। उसके बाद फिर बोला है और CD भी समांतर है EF का, ये CD जो है ये EF का समांतर है। ध्यान से देखिए, बोला है AB CD का समांतर है, CD EF का समांतर है। तो कहने का मतलब है कि तीनों आपस में समांतर है, ठीक है। AB जो है वो भी EF का समांतर होगा कि ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, तो तीनों का तीनों ही समांतर है। थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये तीनों समांतर है। समांतर का जो भी नियम हम जानते हैं उस नियम को यहाँ पे लगाते चलिए, सब आ जाएगा, ठीक है। सब समान, तीनों लाइन समांतर है, तो नियम लगाते हैं समांतर का। हमको कुछ इसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है, कुछ एंगल नहीं दिया हुआ है, बस अनुपात दे दिया, x अनुपात y बराबर 3:7। अब बोले जहाँ पे भी अनुपात दिखे उसमें x जोड़ दीजिए दोनों में, ठीक। तो मान के x लगा देना, माना x बराबर 3x डिग्री, अच्छा x यहाँ भी x यहाँ भी है, तो x में थोड़ा गड़बड़ बुझा रहा है, तो कोण में मान सकते हैं, x के जगह k मान लेते हैं, तो 3 के मान लेते हैं और y को मान लेते हैं 7 के, ठीक। बस x या k के कोण में एगो कांस्टेंट दोनों में लगा देना है, अनुपात का यही नियम है। अब क्या करेंगे, देख x यहाँ वाला ये x है, इसको मान लिए 3 के, इस y इसको मान लिए 7 के। अब ये कैसा एंगल है, देखिए तो अंतः कोण एक ही जैसा, एक ही तरह का, एक ही तरफ से अंतः कोण है ना। एक ही तरफ से अंतः कोण को क्या बताए थे, एक ही ओर से अंतः कोण है, और एक ही ओर से अंतः कोण रहता है तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। कर्मागत अंतः कोण, कर्मागत अंतः कोण, कर्मागत अंतः कोण या इसी को बोले थे एक ही ओर का अंतः कोण लिख सकते हैं, एक ही ओर का अंतः कोण, और ये एक ही ओर का अंतः कोण है, यानी कि ये दोनों को जोड़ेंगे x + y तो ये 180 डिग्री होगा, ठीक है। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि दोनों कर्मागत अंतः कोण है, या कह सकते हैं एक ही ओर का अंतः कोण है। ध्यान से देखिएगा, एक ही ओर है तो इसीलिए 180 कर दिए। क्यों 180 किए, देखिए फिर से समझ लेते हैं। जैसे देखिए ये y है, ये y है, तो ये इसका का एकांतर कोण तो बराबर होगा, यानी ये वाला y होगा बराबर, ये x है तो ये x बराबर होगा, ये x के बराबर होगा। क्या है कि उल्टा वाला ये जो तिरछा तिरछे बताए थे इसको एकांतर कोण कहते हैं। अंदर का बात करें तो एकांतर अंतः कोण, और बाहर का बात करें तो एकांतर बाह्य कोण, वो आपस में बराबर होता है। तो ये x है तो ये भी x होगा, ये वाला y है तो वो वाला भी y होगा। अब देखिए तो x और y दोनों मिलकर एक सीधा रेखा नहीं बना रहा है, तो x और y मिल करके यहाँ भी सीधा रेखा बन रहा है, और यहाँ भी x y मिल के एक सीधा रेखा बन रहा है, और x y मिल के सीधा रेखा बन रहा है, माने x y जोड़ने से होगा 180 डिग्री, ठीक है। तो इतना करके भी इसको समझ सकते हैं कि सीधा बन रहा है तो 180 होगा, और इसीलिए इतना नहीं करके डायरेक्ट भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ये x और y बराबर 180, इधर x y नहीं भी लिख के डायरेक्ट यही दोनों के x + y बराबर 180 लिख देंगे। लेकिन यहाँ पे लिखना होगा कि एक कर्मागत अंतः कोण है, इसलिए कर्मागत अंतः कोण का योग 180 होता है। क्यों होता है समझ में आ रहा है ना, ये y बराबर है तो ये y गया तो देखिए ना लाइन में गया है, सीधा लाइन में, सीधा लाइन को जोड़ने से 180, तो यहाँ पे अगर लिखेंगे इसको तो रेखीय युग में लिख सकते हैं, और ये दोनों को देख के लिख रहे हैं इसीलिए इसमें लिख दिए कर्मागत अंतः कोण, ठीक। अब देखिए x का वैल्यू हम माने हैं 3 के, और इसको माने हैं 7 के, 3 के 7 के बराबर 180, 3 और 7 जोड़ते कितना हो गया, जोड़ने से 10 के बराबर 180, के बराबर हो जाएगा 180, 10 भाग में हो जाएगा तो 0 कट गया 18 डिग्री, के आया 18,
के आया 18, अभी एक्स वाई नहीं आया है, के तो नहीं पूछा हमको एक्स वाई पूछा है। तो एक्स वाई में उसको रखते हैं, एक्स बराबर माने हैं 3 के, तो 3 और के का वैल्यू 18 आया। तो 18 दूनी 32, 18 दिया 18 दूनी 36, 18 दिया 54 है ना, 18 दिया 54 डिग्री एक्स आ गया। वाई में कितना 7 के है, तो 7 और के जगह आया 18, तो 7 और 18 गुना कर दीजिए। हाँ के आया 18, 18 सते कितना 8 सते 56, 7 का 7, 5 12, 18 सते 126 डिग्री। ठीक है, तो एक्स और वाई हमको फाइंड हो गया, पता चल गया। अब क्या बोला, खाली एक्स से निकालने बोला, हम सबको निकाल रहे हैं। एक्स 126, अरे बुढ़ो भगवान, वाई जेड का अनुपात दिया हुआ था, हमें एक्स वाई जेड अनुपात लगा के कर दिए। तो खैर समझ में आया ना चीज़, अच्छा कोनो दूसरा चीज़ छोड़ी, बस हम यहाँ पे बदल दिए, एक्स वाई लेकर के बनाए तो ऐसा बना, एक्स वाई निकल गया। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है वाई और जेड का अनुपात, तो चलिए वाई और जेड अनुपात से भी समझ लेते हैं, वाई अनुपात जेड। ठीक है, बहुत बढ़िया से समझाया है ना, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ ही गया होगा। अब वाई जेड से भी समझ लेते हैं, चल 2 क्वेश्चन बन जा रहा है इसी से। वाई जेड अनुपात दिया हुआ है 3:7 और हमको एक्स फाइंड करना है। क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, अब चलिए समझते हैं। ई वाई जेड कहाँ पे है, ई हटा देते हैं अब इसका, ई जो एक्स्ट्रा लगाए थे ये वाला एक्स्ट्रा है। देख वाई जेड अनुपात दिया हुआ है, तो हमको मानना पड़ेगा वाई और जेड को। तो यहाँ पे क्या मानेंगे, माना वाई बराबर 3x और जेड बराबर 7 के, वाई और जेड तो वाई 3 और जेड हो गया 7। तो के लगा दिए दोनों में, एक्स भी यहाँ लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहाँ कहाँ है देखिए, तो 3 के, ई वाला है 3 के और ई वाला माने 7 के, चल ठीक। अब ये दोनों आपस में बराबर है कि नहीं है बराबर, कैसे बराबर रहेगा, तो ये भी इस एक के बतवा है। देखिए इसको हटा लेते, शुरू से ही देखते हैं। देखिए अब समझते हैं, यहाँ पे वाई और जेड दिया हुआ है इतना है, मान लीजिए। अब देखिए तो वाई और जेड में क्या संबंध है, वाई और जेड में क्या संबंध है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। देख अगर हम अंदर का कोण की बात करें तो ये देखिए, तो ये इधर है एक्स से ही समझते हैं, एक्स इधर है, वो जेड इसका उल्टा है। तो एक्स और जेड एकांतर कोण नहीं है, एक्स और जेड बराबर होगा, है ना, एक्स बराबर जेड होगा, क्यों, एकांतर कोण है, एकांतर कोण है बाबू, एकांतर कोण बराबर होता है, एकांतर को बोला था ना, जैसे ऐसा 2 है, एकांतर कोण का मतलब है कि यहाँ का अंदर तो यहाँ का भी अंदर, लेकिन उल्टा तिरछा, इसका यह इधर, तो एकांतर कोण इसको कहते हैं। तो वैसे ये देखिए एक्स इधर वाला है और ये उधर वाला वो जेड, तो एक्स और जेड सब बराबर है। तो एक्स और जेड को हम एक चीज़ मान सकते हैं, बराबर मान सकते हैं ना, जितना एक्स का आएगा या जेड का आएगा उतना एक्स में लिख सकते हैं। तो एक्स क्यों बीच में ले आए, क्योंकि ये थोड़ा अजीब दिख रहा था, ये बाहर का कौन था, ये अंदर का था, तो गड़बड़ लग रहा था, इसलिए एक्स को ले आए। अब देखिए तो एक्स और वाई में क्या संबंध है, तो एक्स और वाई एक ही तरफ से अंतःकोण है, जो कि अभी लिखे थे, कर्मागत अंतःकोण। कर्मागत अंतःकोण होता है 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x + y बराबर 180 डिग्री, जो कि अभी लिख चुके थे, अभी समझाया था ना डिटेल से। क्यों x + y 180 होगा, क्योंकि एक ही तरफ से इधर से दोनों कर्मागत है, लगातार है। तो कर्मागत अंतःकोण, कर्मागत अंतःकोण 180 डिग्री होता है, कर्मागत अंतःकोणों का योग 180, तो 180 होगा। अब देखिए जेड और एक्स दोनों बराबर है, तो इसलिए हम एक्स के जगह में लिख देंगे जेड, तो जेड + वाई हो जाएगा 180 डिग्री। अब जेड का वैल्यू देखिए 7 1 के है और वाई का वैल्यू है 3 के बराबर 180 हो जाएगा। 7 और 3 जोड़ेंगे तो 7 3 10 के बराबर 180। अब यहाँ पे अगर काटेंगे तो के बराबर हो जाएगा 180, भाग में 10 चल जाएगा, के बराबर हो गया 18। ठीक है, तो तभी के 18 ही आया था, आयत सेम था, बस उसमें एक्स वाई लिख दिया था, दूसरा है ना वाई जेड की जगह, तो सेम ही चीज़ आएगा। के 18 आया। अब आपका वैल्यू रखते हैं, वाई बराबर माने हैं 3 के, तो वाई बराबर हो गया 3 के का वैल्यू 18, तो 18 दूनी 36, 18 दिया 54, और जेड को माने हैं 7 के, और जेड का वैल्यू आया 7, के का वैल्यू आया 8, तो 17 18 7 100 कितना होता है 56,
156 हुआ, 156 कैसे हो गया भाई, 8 सत्ते 56, 7 का 7 5 बाहर 126 डिग्री, ठीक है। तो जेड 126 आया। अब देखिए तो जेड और एक्स तो बराबर है, ये है एकांतर कोण है, तो एक्स बराबर जेड, तो एक्स बराबर जेड का वैल्यू कितना आया 126, तो एक्स हमको निकालना था, एक्स बराबर हो गया 126 डिग्री, ठीक है। अब चाहे तो इसको समीकरण 1 बना सकते हैं और यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 से, ठीक। तो किसी भी तरह लिखिए, मेन समझना है, समझ में आना चाहिए बढ़िया से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओ दो हुआ है तो 6 क्वेश्चन है, मैंने और 4 क्वेश्चन बच गया। तो अब 4 क्वेश्चन को अगर इस वीडियो में करें तो बहुत ही ज़्यादा लंबा होगा, कहा क्या, तो थोड़ा डेंजर है वो सब क्वेश्चन। तो अगर एक ही वीडियो में उसको भी करेंगे तो 1.5 घंटा का वीडियो बन जाएगा, जिसको अपलोड करते करते हमको 2 दिन लग जाएगा, हैं, ऐसा हालत है नेटवर्क। तो इसीलिए इसको यहीं ख़त्म करते हैं। 4 क्वेश्चन जो बच रहा है एकदम खतरनाक क्वेश्चन, एकदम कोनो नहीं है, इसमें कुछ नहीं था। अब जो क्वेश्चन 4 है उसमें थोड़ा दिमाग लगेगा, तो उस क्वेश्चन को एकदम सेपरेट देखेंगे इसका पार्ट 2 में अगले वीडियो में, ठीक। तो यहाँ तक कंप्लीट कीजिए और कोशिश कीजिए अपने से बनाने का, एग्जाम्पल सब में जो क्वेश्चन है सबको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। समझ में आया हुआ तो लाइक कमेंट जरूर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की प्रयास करें, ताकि हमेशा ऐसे ही आपके साथ हम बने रहें।